स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि जातिवाद और क्षेत्रवाद किस तरह से देश को बांटने की साजिश हो रही है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रश्न उठाया भी और लोगों को सजग रहने के लिए भी कहा। दशहरा के एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से देश को जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर विभाजित करने की कोशिश करने वाली ताकतों को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दशहरा उन प्रयासों के दहन का भी प्रतीक होना चाहिए जो भारत के विकास में अपने स्वार्थ के कारण रोड़े अटकाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे देश में हर बुराई पर देशभक्ति की जीत का प्रतीक होना चाहिए। जब सबका विकास होगा तभी देश विकसित बनेगा। जाहिर है पीएम मोदी के गरीब कल्याण योजनाओं ने धरातल पर एक मजबूत छाप छोड़ी है और करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। एसबीआई सहित कई नामी एजेंसियों ने डेटा से साबित किया है कि स्वनिधि जैसी दर्जनों गरीब कल्याण स्कीम्स लोगों के जीवन में बेहतरी लेकर आई हैं। आर्थिक और सामाजिक मदद ने करोड़ों लोगों के जीवन के संघर्ष को आसान बनाया है और उसके बाद जो आर्थिक मदद है वो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंची है। इससे पहले की सरकारों ने भी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे धरातल पर उतारकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार को मजबूत किया है। इस साल लाल किले के उद्बोधन में पीएम मोदी ने वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को देश के लिए खतरा बताया था। उनका मानना है कि यह देश को दीमक की तरह खोखला कर देगा। तो वंशवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री का आह्वान है। जाहिर है इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के साथ मिलकर जातिवाद को उछालने की भरपूर कोशिश की है और उसको लेकर के तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी चुनावी सभा में जिसकी जितनी आबादी उतना हक का नारा दे रहे हैं। बीजेपी का सवाल है कि राहुल गांधी क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ाने के लिए ये दलील दे रहे हैं। जातिगत जनगणना से यूपी बिहार में क्षेत्रीय पार्टी समाज के बीच विद्वेष फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। अपनी अपनी विचारधारा से अलग क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन के लिए हामी भर रही हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये कोशिशें हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप से अलग ये सवाल देश के सामने जरूर है कि देश प्रथम या वोट, क्योंकि ये सवाल बार बार सामने लेकर आया जा रहा है कि आखिर जातिवाद और भ्रष्टाचार के सामने देश प्रथम है या नहीं। तुष्टीकरण की सियासत से कुछ लोग खुश जरूर हो जाएंगे, लेकिन खामियाजा देश को उठाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने दशहरे के मौके पर देश प्रथम का संदेश दिया। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन ना हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुजा कपूर जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ प्रेम कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि जातिवाद और क्षेत्रवाद
जिस पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस पर सजग रहने की जरूरत है देश की जनता को। किस तरह से आप देखते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कम से कम उनका जो पूरा एक अभी खासतौर पर 5 राज्यों में चुनाव देखे जा सकते हैं, इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं उन सब में ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिवारवाद की बात सामने आती है, भ्रष्टाचार की बात सामने आती है और ये सब एक पूरा गड्ढमड्ढ कर देते हैं और जब जो जनता है वो कहीं दिग्भ्रमित हो जाती है। निखिल, जो आप अपनी रिपोर्ट बता रहे थे उसके साथ में आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कल का जो विजयदशमी के अवसर पे बोल रहे थे द्वारिका के रामलीला मैदान में, तो जो बोलते हुए उन्होंने जो बात कही है वो आप समय के हिसाब से देखिए कि आज के समय में वो कितना मौजूद है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप 9 साल 10 साल के मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खिलाफ में अगर ये इंडिया गठबंधन बना है तो जाहिर सी बात है लोगों के सामने में तो ये बात सब जरूर होगा कि ये गठबंधन तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सत्ता में आने का सबका, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना हक है, लेकिन उसके बदले में उनके सामने में एजेंडा क्या है। अगर उनके पास में मिशन 2024 के लिए कोई रोड मैप नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने में यही क्षेत्रवाद और जातिवाद जो है उसके उनका एक ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने में आता है कि उनको लगता है कि हम इस तरह के चीज़ों को करके और इस तरह के प्रयोग करके समाज में एक तरह से विद्वेष बना के हम इस तरह कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि बने हुए इंडिया गठबंधन के 3 महीने से ज़्यादा हुए हैं। इंडिया गठबंधन की चर्चा तो आपने कहीं अब मीडिया के सुर्खियों में नहीं है, लेकिन अब जो प्रयास हो रहा है उस प्रयास में आप देखिए कि अलग अलग राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके साथ में कांग्रेस ने भी इसको जाति गणना और जातिवाद का एक बड़ा मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी अपने पब्लिक रैलियों में जब बात करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात के लिए एक उत्तर और दक्षिण में इस बात को कंपेल करते हैं कि जहाँ जहाँ जो आबादी है उसके हिसाब से वो हक मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये बात उनको पूछा जाना चाहिए कि दक्षिण भारत में अगर आबादी कम हुई है तो क्या वो लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी सुविधा से और अपनी बातों से जब इन सवालों को रखते हैं, लोगों में दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास एजेंडा नहीं है। और जब आपके पास एजेंडा नहीं है तो आप सिक्का उछालते हैं कि ये चल जाएगा, इस बार ये चल जाएगा। तो जो रीजनल पार्टियों की हालत में आप तमिलनाडु में देखिए, जो क्षेत्रवाद की स्थिति में आप ये देखिए कि पिछले 40 साल से वहाँ डीएमके ने जो अपना स्टैंड लिया है सनातन के खिलाफ में, और वो कमोबेश ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा है। अब 3 पीढ़ी के बाद उदयनिधि स्टालिन आ गया है तो वो एक क्षेत्रवाद का वहाँ एक हवा देते हैं। उसी तरह से अलग अलग राज्यों में देखिए कि वो इस तरह से एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र की जो प्रतिज्ञा पीएम कह रहे थे, जब वो कह रहे थे कि हमें 10 प्रतिज्ञा कम से कम करनी चाहिए, उसमें सबसे जो गरीब है समाज के, उसमें से किसी एक परिवार को आप कैसे एक ऑनरशिप लेके उसको आप कैसे उस आगे बढ़ा सकते हैं, एक मुख्य धारा में ला सकते हैं, ये भी जिम्मेदारी अगर देश की है तो यहाँ के लोगों की भी है जो संपन्न लोग हैं। ये इस फिलॉसफी में आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की अभी स्वनिधि स्कीम की बात आप कर रहे थे, अभी एक रिपोर्ट आई है, आप उस स्कीम की रिपोर्ट देखिए। एसबीआई के साथ में प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट है जो अभी सार्वजनिक हुई है। ये कितना कमाल की बात है कि कितना कमाल की तरह से उस ऐसे स्वनिधि स्कीम, जो आपको याद होगा जो कोरोना के समय में जो रेडी पटरी वाले और सारे लोग थे जिनकी सारी कारोबार बंद हो गए थे, रोजी रोटी कितनी बड़ी समस्या थी, घर में एक तरह से उन लोगों की बहुत मुश्किल हालत में थे, तो उनको दोबारा पटरी पे लाने के लिए उनको 10,000 रुपया का एक मदद दी गई थी। अब उसका जो है 50,000 लगभग हो गया है। लेकिन ये जो डेटा सामने में आया उसमें आप देखिए कि 43% उसमें महिला बेनिफिशियरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने 50,000 का लोन लिया और वो घर बैठ के, या वो देने के लिए बैंक को मशक्कत करनी पड़ी है। 73% वहाँ पे उन लोगों ने क्रेडिट अपना बनाया है और लोन रिपे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन सालों में कोरोना के बाद की जो स्थिति बनी है तो उनका कारोबार जो है फिर चल पड़ा है और वो रिपे कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसलेट करने का जो और सारी स्कीमें, जो प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप स्कीम की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो जमीन पे किस तरह से उतारी जा रही है, उसका एक जीता जागता ये उदाहरण है। तो जब आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कहते हैं, तो ये गरीब कल्याण योजनाएं जो गरीबी रेखा से, अगर देश में नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 3 करोड़ लोगों को कैसे ऊपर लाया है इस पिछले वर्षों में, तो आप इसके काउंटर में अगर ये जातिवाद करते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं, तो शायद आप लोगों में एक भ्रम ही फैला रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रेम कुमार जी, आपने सुना कि ये जो हमारी रिपोर्ट भी देखी और विनोद मिश्रा जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं ये एक लोगों के बीच